16 मई 2014 रात के 9 बज रहे थे और पूरा भारत टीवी स्क्रीन के सामने जमा था। इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे और हर नया नंबर, हर नई सीट एक ऐसी लहर की कहानी कह रही थी जो भारत ने 30 साल में नहीं देखी थी। 282 अकेले बीजेपी को, बिना किसी के सहारे, बिना कोalition की बैसाखी के। और उस रात एक चाय बेचने वाले के बेटे ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान अपने हाथ में ली। उस रात किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, यह एक युग का जन्म था और हर युग एक दिन खत्म होता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वडनगर, गुजरात का एक छोटा सा शहर, एक चाय की दुकान, एक लड़का जो सुबह उठकर चाय बनाता था, ट्रेन्स में बेचता था, जिसके घर में ठीक से खाने के भी लाले थे। उस लड़के ने घर छोड़ा, आरएसएस की शाखाओं में गया, पहाड़ों में भटका और फिर धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में उतरा। 2001 गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त जब पार्टी को एक क्राइसिस मैनेजर चाहिए था। 2002 के दंगे हुए, पूरी दुनिया ने उन्हें खलनायक बताया, अमेरिका ने वीजा देने से मना किया, यूरोप ने मुंह फेर लिया, लेकिन मोदी झुके नहीं और गुजरात उनके साथ खड़ा रहा। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, हर बार बड़ी जीत और हर जीत के साथ एक नैरेटिव बनता गया। गुजरात मॉडल, डेवलपमेंट, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा नेता जो डिलीवर करता है। 2013 बीजेपी ने एक जुआ खेला। उन्होंने मोदी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित किया। तब भी पार्टी के अंदर विरोध था। एल के आडवाणी नाराज थे, कई सीनियर लीडर्स अनकंफर्टेबल थे। दिल्ली के ड्राइंग रूम्स में कहा जाता था यह गुजरात वाला नेशनल नहीं चल सकता, लेकिन जो हुआ वो इतिहास है। मोदी ने वो कैंपेन चलाया जो भारत ने पहले नहीं देखा था। होलोग्राम्स, सोशल मीडिया, चाय पी चर्चा और वो एनर्जी, वो रॉ अनब्राइडल एनर्जी जो हर रैली में लाखों लोगों को खींचती थी। 282 सीटें 2014 में, 303 सीटें 2019 में और 2024 में। जब कोalition की जरूरत पड़ी, जब नंबर्स उतने नहीं आए, तब भी सत्ता उन्हीं के हाथ। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जितना बड़ा नेता होता है उसके बाद की खालीपन उतनी ही गहरी होती है। इतिहास गवाह है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस इतनी कंफ्यूज थी कि उसने एक अनजान गुलजारीलाल नंदा को केयरटेकर पीएम बना दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पार्टी ने एक ऐसे बेटे को पीएम बना दिया जो खुद पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी 10 साल के लिए वाइल्डनेस में चली गई। हर बार एक ही पैटर्न, बड़े नेता के जाने के बाद वैक्यूम, कंफ्यूजन और एक लंबा दर्दनाक ट्रांजिशन। और आज बीजेपी उसी मोड़ पर खड़ी है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत और बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, कोई नंबर 2 नहीं है। पिछले 10 सालों में जानबूझकर या अनजाने में बीजेपी में कोई दूसरा नेशनल फेस नहीं उभरा। कोई ऐसा नेता नहीं जिसे देखकर करोड़ों लोग कहें हां, यही अगला। कैबिनेट्स में मंत्री हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, पार्टी में वर्कर्स हैं, लेकिन एक चेहरा जो मोदी की जगह ले सके, वो चेहरा अभी तक किसी को नहीं दिखा। और यही वो वैक्यूम है जिसे भरने की कोशिश में बीजेपी के अंदर एक खामोश लेकिन बेहद तीखी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पर्दे के पीछे, बंद कमरों में, आरएसएस की बैठकों में, राज्यों के दौरों में, मीडिया ब्रीफिंग्स में हर नेता अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। हर खेमा अपना कैंडिडेट तैयार कर रहा है, हर मूव 2029 को ध्यान में रखकर। और इस पूरी रेस में 3 नाम हैं जो सबसे ऊपर हैं। 3 अलग पर्सनैलिटीज, 3 अलग स्ट्रेंथ्स, 3 अलग रिस्क्स और एक ही थ्रोन। अमित शाह, वो शख्स जिसने बीजेपी को एक वॉर मशीन बनाया, जिसके बिना 2014 की वो लहर शायद इतनी बड़ी नहीं होती। मोदी का सबसे भरोसेमंद, सबसे शार्प, सबसे फियरलेस। लेकिन क्या एक बैकरूम स्ट्रेटेजिस्ट, एक मास लीडर बन सकता है योगी आदित्यनाथ, यूपी के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने वो कर दिखाया जो दशकों में नहीं हुआ था? 200 मिलियन लोगों के राज्य में लगातार 2 बार जीत,
एक ऐसा ब्रांड जो मोदी से भी ज्यादा अनकंप्रोमाइजिंग है। लेकिन क्या एक हार्डलाइनर पूरे भारत को साथ ले चल सकता है? और तीसरा नाम जो सबसे कम बोला जाता है लेकिन सबसे ज्यादा वॉच किया जाता है, वो नाम पार्ट 2 में 2029 दूर नहीं है और उस तारीख तक भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल हवा में लटका रहेगा। एक युग खत्म होने वाला है और उसकी जगह लेने की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। यह है मोदी के बाद कौन। 3 नाम, एक थ्रोन और पर्दे के पीछे एक संगठन जो चुपचाप बिना माइक्रोफोन के, बिना कैमरा के यह फैसला करेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। में हमने देखा वो वैक्यूम जो मोदी के बाद बीजेपी के सामने है, वो खालीपन जो 10 साल की एक छत्र लीडरशिप ने पैदा किया है, अब उस वैक्यूम को भरने की रेस शुरू होती है। पहले बात करते हैं अमित शाह की। अगर बीजेपी एक आर्मी है तो अमित शाह उसके सबसे बड़े जनरल हैं। 2014 से पहले जब मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत आएगी, लेकिन शाह ने जो किया वो किसी ने पहले नहीं किया था। उन्होंने बीजेपी को बूथ लेवल तक ऑर्गेनाइज किया। हर पोलिंग बूथ पर एक डेडिकेटेड वर्कर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइक्रो लेवल डेटा, हर वोटर का प्रोफाइल। यह सिर्फ इलेक्शन कैंपेन नहीं था, यह एक सर्जिकल ऑपरेशन था। यूपी में 2017 403 में से 312 सीटें, एक ऐसी जीत जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स आज भी समझाने की कोशिश करते हैं। होम मिनिस्टर के तौर पर आर्टिकल 370 हटाया, वो काम जो दशकों से बीजेपी का ड्रीम था। एनआरसी, सीएए, एक के बाद एक ऐसे फैसले जो कोई और शायद लेने की हिम्मत नहीं करता। अमित शाह डरते नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन राजनीति में सिर्फ डर नहीं चलता, प्यार भी चाहिए। मोदी का जादू यह था कि वो एक साथ होप और स्ट्रेंथ बेच सकते थे। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। अमित शाह का इमेज एक एनफोर्सर का है, एक फिक्सर का, एक ऐसे इंसान का जो काम करवाता है लेकिन जिसे गले नहीं लगाया जाता। और भारत का वोटर अपने नेता को गले लगाना चाहता है। 2029 में अमित शाह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह नहीं होगा कि वो कैपेबल हैं या नहीं, वो हैं। चैलेंज ये होगा कि क्या वो करोड़ों लोगों के दिल में वो जगह बना सकते हैं जो अभी सिर्फ मोदी के पास है। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ पर। अगर बीजेपी में कोई एक नेता है जो जेन्युइनली मोदी की परछाई से बाहर खड़ा दिखता है तो वो है योगी। वो मोदी के क्लोन नहीं है, उनका अपना ब्रांड है, अपनी अलग आइडेंटिटी, गेरुआ वस्त्र, तीखी जबान और एक इमेज कि जो कहा वो किया। यूपी में 2017 में जीते, एक ऐसे राज्य में जहां किसी सीएम ने 15 साल से दोबारा सत्ता नहीं देखी थी। 2022 में फिर जीते। लगातार उनके सपोर्टर्स कहते हैं योगी ने यूपी बदल दिया। बुलडोजर पॉलिटिक्स, माफियाओं पर कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर। एक ऐसा राज्य जो कभी जंगल राज के लिए जाना जाता था, वहां इन्वेस्टर्स आने लगे और उनका हिंदुत्व ब्रांड अनकंप्रोमाइजिंग है। वो कभी नहीं झिझकते, कभी नहीं पलटते। यही उनकी ताकत है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है। भारत एक डाइवर्स देश है, 28 स्टेट्स, सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग आइडेंटिटीज। एक एग्रेसिव हिंदुत्व फेस यूपी में जीतता है, लेकिन तमिलनाडु में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस ये जानता है, बीजेपी स्ट्रेटजिस्ट्स ये जानते हैं। और इसीलिए योगी का नाम जितनी तेजी से उठता है उतनी ही तेजी से कुछ कमरों में खामोशी भी छा जाती है। एक और बात, योगी और मोदी के बीच का रिश्ता पब्लिकली कॉर्डियल है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में खुसुर पुसुर है। 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, 2 अलग विजन्स। एक ही पार्टी क्या आरएसएस दोनों को एक साथ मैनेज कर सकता है? यह सवाल 2029 से पहले ही जवाब मांगेगा। और अब वो तीसरा नाम जो सबसे कम बोला जाता है, लेकिन दिल्ली के सबसे शार्प पॉलिटिकल माइंड्स सबसे ज्यादा जिसे वॉच करते हैं, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बीजेपी का वो चेहरा जो क्वाइटली, स्टेडिली, बिना शोर मचाए ऊपर उठता जा रहा है।
फडणवीस की खासियत क्या है? वो काम करते हैं जो बीजेपी में बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो सुनते हैं, वो निगोशिएट करते हैं, वो कोalition मैनेज करते हैं शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, उन पार्टीज के साथ जिनके साथ बैठना भी मुश्किल होता है, आर्टिकुलेट है इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, तीनों में इक्वली कंफर्टेबल। साउथ मुंबई का एलीट उन्हें सुनता है, विदर्भा का किसान उन्हें अपना मानता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसा मोमेंट नहीं जो उन्हें हॉन्ट करे। पॉलिटिकल सर्कल्स में एक थ्योरी है कि फडणवीस वो कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं जिसे बीजेपी और आरएसएस दोनों एक्सेप्ट करें, न इतने अग्रेसिव कि इलेक्टोरेट का एक बड़ा हिस्सा एलियनेट हो जाए, न इतने सॉफ्ट कि कोर बेस डिसअपॉइंटेड हो, एक बैलेंस्ड फेस, एक सेफ बेट। लेकिन महाराष्ट्र से दिल्ली का सफर हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, और सेफ बेट हमेशा जीतते नहीं। और इन सब के ऊपर वो असली सवाल, आरएसएस क्या चाहता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो संगठन जो बीजेपी की असली पेरेंट बॉडी है, जिसके बिना बीजेपी का कोई बड़ा फैसला नहीं होता, जिसने मोदी को बनाया और जो मोदी के बाद भी यहीं रहेगा। आरएसएस का क्राइटेरिया हमेशा एक ही रहा है। पहला, आइडियोलॉजी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरा, संगठन, पार्टी को मजबूत करे, कमजोर नहीं। तीसरा, जीत, क्योंकि ऑपोजिशन में रहकर कोई एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं होता। और इन तीन क्राइटेरिया पर तीनों नाम अलग अलग स्कोर्स करते हैं। शाह संगठन में सबसे आगे, लेकिन मास अपील, योगी आइडियोलॉजी में सबसे अनकॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन नेशनल रीच, फडणवीस जीत की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या वो आरएसएस का दिल जीत सकते हैं? यह ट्रायंगल 2029 की सबसे बड़ी पहेली है। लेकिन राजनीति में हमेशा एक वाइल्ड कार्ड होता है, एक ऐसा नाम जो आज किसी की जुबान पर नहीं है, जो आज किसी लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो 2029 में सबको चौंका सकता है। इतिहास याद कीजिए, 1984 में किसी ने नहीं सोचा था कि एक पायलट जो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 1996 में किसी ने नहीं सोचा था कि एक सॉफ्ट स्पोकन कवि जो कभी पीएम मटेरियल नहीं लगता था देश का सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री बनेगा। 2013 में किसी ने नहीं सोचा था कि एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसे दिल्ली के ड्राइंग रूम्स ने कभी सीरियसली नहीं लिया, 282 सीटें जीतेगा। भारत की राजनीति हमेशा सरप्राइज देती है, और 2029 का वाइल्ड कार्ड शायद अभी कहीं किसी राज्य में काम कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, चुपचाप, बिना शोर के। तो आखिर में मोदी के बाद कौन? यह सवाल आज का नहीं है, यह 2029 का सवाल है। लेकिन उसका जवाब आज से तैयार हो रहा है। हर रैली में, हर बयान में, हर पॉलिटिकल मूव में एक बात तय है, जो भी आएगा उसके सामने एक इम्पॉसिबल चैलेंज होगा। मोदी की जगह लेना सिर्फ एक कुर्सी पर बैठना नहीं है, यह उस ट्रस्ट को इनहेरिट करना है जो करोड़ों लोगों ने एक इंसान में लगाया है। और वो ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं होता, वो फिर से कमाना पड़ता है। यही है भारत की अगली सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी। मोदी के बाद कौन? द सीक्रेट 2029।